गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय का स्वरूप और महत्व। इस चैप्टर में हम संचालन का जो महत्व है वहाँ तक हम पढ़ चुके थे, जिसका लास्ट पॉइंट था राष्ट्रीय उद्देश्य, जो हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब अगला जो पॉइंट है वो है संचालन, विज्ञान, कला और व्यवसाय। ये जो पॉइंट है इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है कि संचालन एक विज्ञान है। तो संचालन को विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि विज्ञान मतलब विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। तो विज्ञान ऐसा है कि जिसके अंदर व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान के आधार पे, उस विशिष्ट प्रकार के ज्ञान के आधार पे उसमें से नियम तथा सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त कार्य कारण का संबंध भी स्थापित किया जा सकता है। तो संचालन में भी हमें विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं। वो कैसे? जैसे कि विज्ञान एक व्यवस्थित प्रकार का ज्ञान है, सर्वव्यापक है, कारण और प्रभावों का संबंध होता है इसमें, ये वास्तविकताओं, विश्लेषण और प्रयोगों को अपना आधार मानता है और नियमों की जांच करता है। तो हम ये देखते हैं कि सर्वव्यापकता, ये क्यों है सर्वव्यापकता है, ऐसा कहा है क्योंकि ये सभी जगह हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो सिद्धांत हैं, कौन से सिद्धांत? के विज्ञान के जो सिद्धांत हैं जो हमें संचालन में दिखाई देते हैं, और संचालन के इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा हम मानव, यंत्र, पूंजी, पद्धति आदि का उचित उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि संचालन वो एक विज्ञान है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की एक ऐड आती है घड़ी डिटर्जेंट की। उसमें वो अमिताभ बच्चन ऐसा कहते हैं उस ऐड में कि अब बेहतर से और बेहतर बनाया है, हमने घड़ी डिटर्जेंट को बेहतर से और बेहतर बनाया है। तो हम देखते हैं कि विज्ञान में क्या होता है कि वो विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। चीज़ अच्छी तो बन गई है, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए निरंतर संलग्न लगातार हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सुधारात्मक कदम उठाकर उसे और बेस्ट बनाने की कोशिश होती है। तो ठीक उसी तरह से संचालन जो है उसके जो भी नीति नियम तय किए गए हैं, लेकिन उन नीति नियमों से कंपनी जो भी गेन कर रही है, जो भी प्रॉफिट उसको हो रहा है, या जो भी सिस्टम एक चल रहा है किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, उस सिस्टम में हम और भी ज़्यादा चेंज लाकर, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर हम उसमें और भी ज़्यादा चेंज लाकर उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो काम हम संचालन में करते हैं। तो जिस तरह से विज्ञान में रोज़ आए दिन हम नए नए इनोवेशन करते हैं और कुछ अच्छा बेस्ट प्राप्त करते हैं, उसी तरह से संचालन के नीति नियमों में भी हमें उसके सिस्टम में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम कुछ बेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि संचालन में हमें विज्ञान दिखाई देता है, या संचालन वो एक विज्ञान है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि संचालन एक कला है। तो संचालन एक कला है। संचालन को कला क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि संचालन क्या है कि अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला, उसे हम संचालन कहते हैं। तो अब ये कला क्या है, पहले हम ये देख लें कि किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति की निपुणता या उसका कौशल, उसे हम कला कहते हैं। तो जो भी ये कला या कौशल है उसका उपयोग करने के लिए भी उस व्यक्ति के पास में सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है। पहले उसके पास जो सैद्धांतिक ज्ञान होगा उसके बाद में ही वो उसमें निपुणता प्राप्त कर पाएगा। तो मतलब उसका बेस क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम जैसे छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो जूनियर सीनियर के जो बच्चे होते हैं उन्हें 4 लाइन में लिखना नहीं आता, 4 लाइन की नोटबुक में उन्हें लिखना नहीं आता। तो जब हम उन्हें सिखाते हैं तो हम पहले सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें देते हैं कि देखो ये 4 लाइन है, ये रेड लाइन से स्टार्ट होता है और ब्लू लाइन पे ख़त्म होता है। तो आप जब भी कोई लेटर बनाएंगे तो रेड लाइन से उसे स्टार्ट करेंगे और ब्लू लाइन पर उसे ख़त्म करेंगे। तो जो हमने ये बात बच्चे को बताई, ये लिखने का सैद्धांतिक ज्ञान है। उसके बाद में वो अपनी निपुणता और कुशलता से कैसे अक्षर को मोड़ देना है, कैसे हाथ घुमाना है, ये सब वो खुद करेगा। लेकिन पहले उसे सैद्धांतिक ज्ञान ये देना है कि ये 4 लाइन से बाहर आपका लेटर निकलना चाहिए नहीं। तो ये सैद्धांतिक ज्ञान है। अब हम संचालन के संबंध में उसको समझेंगे कि संचालन संबंधी नियमों और सिद्धांतों का जब हम व्यवहार में उपयोग करते हैं उस समय व्यक्तिगत कुशलता, सूझ और चातुर्य, ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सिद्धांतों का मात्र हमें पुस्तकीय ज्ञान हो वो पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए
टेक्निकल कला की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। संचालन को अपनी व्यक्तिगत कुशलता और योग्यता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है उसमें दिया गया है कि संचालन एक व्यवसाय है। हम देख रहे हैं कि आजकल संचालन भी एक व्यवसाय के रूप में उभर के आ रहा है। जैसे कि आप व्यवसाय आप जानते हैं कि डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सारे व्यवसाय हैं। तो इसी प्रकार से संचालन भी एक व्यवसाय के रूप में उभर कर आया है। आपने सुना होगा MBA, BBA, ये डिग्री आपने सुनी होगी। तो ये डिग्रियां किस चीज़ की हैं? ये मैनेजमेंट की डिग्रियां हैं। किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ हम समस्त समाज को दें और उसके बदले में समाज के पास से फीस लें, तो ऐसी जो प्रवृत्ति हम करते हैं उसे हम व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो व्यवसाय है इसमें क्या है कि हम किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करें, फिर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका लाभ हम समाज के लोगों को दे रहे हैं, उसके बदले में हम उनसे फीस ले रहे हैं, तो इसे हम व्यवसाय कहेंगे। अब सामान्य रूप से इसमें निम्न लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब वो कौन से हैं, मतलब व्यवसाय के जो लक्षण हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड के ऊपर 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला है विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता, दूसरा है ज्ञान में वृद्धि और संशोधन, तीसरा व्यावसायिक मंडल, चौथा आचार संहिता का पालन और पांचवा है नैतिक दायित्व। तो ये व्यवसाय के लक्षण हैं जो हमें संचालन में दिखाई देते हैं। पहला जो हमने कहा कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता, जब हम कोई डिग्री लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम कोई डिग्री लेते हैं, तो जैसे कि व्यवसाय के प्रकार के अनुसार हमने उसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो उदाहरण के स्वरूप अगर आपको डॉक्टर की डिग्री चाहिए तो डॉक्टर की डिग्री कौन कौन सी है? जैसा BHMS हुआ, BAMS हुआ, MBBS, MD, MS, ये सब डिग्रियां हुई। आप ऐसे ही किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ऐसे ही किसी को आप दवा नहीं दे सकते, आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो ये सब क्या, अगर आपको व्यवसाय की कोई डिग्री होगी आपके पास तभी वैलिड गिना जाएगा। तो हमें इस प्रकार की कोई भी डिग्रियां प्राप्त करनी पड़ती हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास वो पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। अब प्रत्येक व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण ज्ञान में वृद्धि और संशोधन होता है। हमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है या जैसे जैसे हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, वैसे वैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट दिया है व्यावसायिक मंडल। ये जितने भी हमने विविध प्रकार के व्यवसायों के नाम लिए, तो इन सभी व्यवसाय के क्षेत्रों में क्या होता है, उनके व्यावसायिक मंडल होते हैं। तो ये मंडल क्या करते हैं? ये मंडल संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली जो संस्था है वो है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। और ये संस्था संचालन के व्यवसाय का विकास करने का कार्य करती है। अगला जो पॉइंट है वो है आचार संहिता का पालन। आचार संहिता मतलब जिसमें नीति नियम सब लिखा हुआ हो, वो उसको हम आचार संहिता कहते हैं। तो प्रत्येक व्यावसायिक मंडल की अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता होती है और प्रत्येक सदस्य को उस आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है नैतिक दायित्व। अब नैतिक दायित्व क्या है कि व्यवसाय में नैतिक दायित्व ये महत्वपूर्ण होने से कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहकर नैतिक दायित्व निभाए, ये जरूरी होता है। जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सीरियस है, तभी हमें उसे इंजेक्शन देना चाहिए। मतलब जो भी डॉक्टर थे ये उसका नैतिक कर्तव्य है, वो इसलिए उसे इंजेक्शन लगा दे कि अगर मैं सिर्फ दवा दूंगा तो 200 रुपये का बिल होगा और अगर इंजेक्शन भी दूंगा तो शायद उसमें 8-10 मतलब थोड़े पैसे मुझे और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये उसका नैतिक दायित्व नहीं होना चाहिए, वो गलत है। संचालन के विविध स्तर, ये अपना अगला पॉइंट है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर संचालन के विविध स्तरों की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब उनका विविध स्तर का उद्भव क्यों हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक व्यावसायिक इकाई का कद सीमित होता है
तब तक मालिक खुद ही उस इकाई के सभी प्रकार के कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे व्यावसायिक इकाई के कद में वृद्धि होती है, तब हमें कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ती है। तब क्या होता है कि उच्च अधिकारी अपने सभी अधीनस्थों की देखरेख खुद नहीं कर सकता है। अधीनस्थ मतलब अपने अंडर काम करने वाला व्यक्ति, मतलब जैसे मालिक है तो मालिक के नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अधीनस्थ कहते हैं उसे। तो इसलिए क्या होता है कि उच्च अधिकारी को अन्य लोगों को अधिकार सौंपना ही पड़ता है। तो ये अधिकार सौंपने के कारण संचालन के विविध स्तरों का उद्भव होता है। और ये जो स्तर हैं, संचालन के जो स्तर हैं, ये जितने अधिक होंगे उतने ही खर्चालू होंगे। मतलब जितने अधिक स्तर होंगे उतनी ही खर्च में वृद्धि होगी और नियंत्रण और संकलन का कार्य भी कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए तो फिर कि व्यवस्था तंत्र में संचालन के स्तर संभव हो उतने कम होने चाहिए। इसलिए यहाँ हमारे पास संचालन के मुख्य 3 स्तर हैं, जिसमें पहला स्तर है उच्च स्तर संचालन, जिसमें हम देख सकते हैं कि संचालन मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इनका समावेश होता है। दूसरा जो है वो है मध्य स्तर संचालन, जिसमें विभागीय अधिकारी, और किस क्षेत्र के विभागीय अधिकारी तो उत्पादन, क्रय विक्रय, कर्मचारी और वित्त, इन क्षेत्रों के विभागीय अधिकारी जिनका समावेश होता है मध्य स्तर संचालन में। अब जो तीसरा है वो है निम्न स्तर संचालन, जिसमें निरीक्षक, जॉबर, फॉरमैन, इनका समावेश होता है। अब हम इस प्रत्येक संचालन के स्तर को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पहला जो है वो है उच्च स्तर संचालन। अब देखिए, उच्च स्तर संचालन है मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। इकाई के संचालन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को हम उच्च स्तर के रूप में पहचानते हैं। मतलब कि जो सर्वोच्च अधिकार है, जो किसी भी संस्था या किसी भी इकाई के सर्वोच्च अधिकार जिसके पास हैं, उसे हम उच्च स्तर के रूप में पहचानते हैं। संचालन के उच्च स्तर में संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, इन सभी का समावेश होता है। व्यावसायिक इकाई के जितने भी महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय होते हैं वो इसी स्तर के जो सदस्य हैं वो लेते हैं। मतलब जो नीति विषयक निर्णय लेने का कार्य है वो उच्च स्तर पर केंद्रित होता है। इस स्तर को शिखर स्तर या सर्वोच्च स्तर भी कहते हैं। अब ये जो उच्च स्तर संचालन है इसके कई कार्य हैं कि कौन कौन से कार्य उच्च स्तर संचालन करता है। तो हम देखते हैं, जिसमें पहला है कि व्यावसायिक इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना। दूसरा दिया है डायरेक्टर व्यावसायिक इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो उच्च स्तर संचालन में जिनका भी समावेश है वो ट्रस्टी के रूप में देखने को मिलते हैं, हम उन्हें ट्रस्टी भी कहते हैं। तीसरा है व्यावसायिक इकाई के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उनको अधिकार और दायित्व का विभाजन करना। जो चौथा पॉइंट है कि इकाई के विविध विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाज पत्रों को स्वीकृत करना। इकाई के विविध विभाग, अब विविध विभाग मतलब कौन से, जो हमने कहा कि उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, कर्मचारी विभाग और वित्त विभाग, तो इनके द्वारा जो भी अंदाज पत्र जिसे हम बजट कहते हैं, तो वो बजट को स्वीकृत करने का काम उच्च स्तर संचालन का होता है। अगला पॉइंट है कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना और इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्गों के हितों की रक्षा करना। छठा पॉइंट दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना। लंबे समय का आयोजन करना होता है और हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी उसका भी जो अंतिम निर्णय है वो उच्च स्तर संचालन लेता है। सातवां पॉइंट संचालन संबंधित जटिल समस्याओं का अध्ययन करना और कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना। आठवां जो पॉइंट है कि व्यावसायिक इकाई की अलग अलग योजनाओं का निर्माण करना, उन्हें अमलीकरण में लाना और देखरेख का कार्य करना। मतलब जो व्यावसायिक इकाई में कौन कौन सी योजनाएं बनेंगी, कौन कौन से काम किए जाएंगे, तो उसका निर्णय कौन लेगा, उच्च स्तर संचालन लेगा। नौवां पॉइंट है लाभ का विभाजन करना। डिविडेंड, आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित जो भी कार्य है वो उच्च स्तर संचालन द्वारा किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कि विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आवश्यक सूचना देना। तो ये जो 10 पॉइंट हैं ये उच्च स्तर संचालन के कार्य हैं।
अब जो सेकंड है वो है मध्य स्तर संचालन, मतलब मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मध्य स्तर संचालन जो है ये उच्च स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन के बीच की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इस स्तर पर विभागीय अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और विशेषज्ञों का समावेश होता है। मतलब ये जो मध्य स्तर संचालन है इसके अंदर हमने बात की है ना कि विभागीय अधिकारी, उत्पादन, क्रय, विक्रय, कर्मचारी और वित्त, इन विभागों के विभागीय अधिकारियों का समावेश मध्य स्तर संचालन में होता है। तो ये जो मध्य स्तर संचालन है इसे हम अधिकारियों के स्तर के रूप में भी जानते हैं। मतलब ऐसा एक नंबर में प्रश्न आता है बी सेक्शन में कि मध्य स्तर संचालन को अन्य किस स्तर के रूप में जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा कि मध्य स्तर संचालन को अधिकारियों के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके भी कुछ कार्य हैं कि मध्य स्तर संचालन के क्या कार्य हैं। तो जिसमें पहला दिया गया है कि मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए आदेश और सूचनाओं का पालन करना। मतलब जो उच्च स्तर है, उच्च स्तर से हमें जो भी काम मिलता है, उनकी तरफ से हमें जो भी आदेश मिलते हैं उन सूचनाओं का हमें यहाँ पे पालन करना है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने विभाग का अंदाजपत्र तैयार करके स्वीकृति के लिए उच्च स्तर पर प्रेषित करता है। मतलब इन्हें जो अंदाजपत्र तैयार करने का काम दिया गया है मध्य स्तर संचालन को, तो उन्होंने अपना अंदाजपत्र तैयार करके वो किसकी स्वीकृति लेंगे, ऊपर उच्च स्तर पर अपना वो पेश करेंगे अंदाजपत्र। तीसरा पॉइंट है लक्ष्य सिद्धि संबंधी आवश्यक नीति, नियम और ढांचे की रचना करना। इससे संबंधित आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करना, इसका मूल्यांकन करना और उसकी जांच करने के लिए जो भी योग्य स्तर या मापदंड है उसे निश्चित करना। चौथा है विभाग की प्रवृत्तियों की कार्यकुशलता और प्रभाव में वृद्धि हो, इससे संबंधित उपाय करना। पांचवा पॉइंट है अपने विभाग के कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना। छठा है अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना और संकलन स्थापित करना। संकलन का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग विभाग हैं तो सभी विभागों में कार्य एक ही तरीके से किया जाए। मतलब कि जैसे अपने क्लास में अलग अलग से अपना ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, इस तरह से अपने वर्ग होते हैं 11th और 12th में, तो हर एक वर्ग में एक जितना ही सिलेबस चले। जैसे कि जून का महीना है तो मान लो जून में अगर लेसन नंबर 1 और 2 है तो ए सेक्शन में लेसन नंबर 1 और 2 चला है तो बी सेक्शन में भी लेसन नंबर 1 और 2 चल जाना चाहिए। तो इसे बोलेंगे संकलन, कि सभी विभागों में एक जितना काम हो। सातवां पॉइंट है उप विभाग के कार्यों पर ध्यान देना। आठवां है कि व्यावसायिक इकाई की क्रियाओं की देखरेख करना, सूचना प्राप्त करना, उसका अर्थघटन करना, मार्गदर्शन देना और उच्च स्तर संचालन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करना। 9वां पॉइंट है उच्च स्तर संचालन को नीति विषयक निर्णय लेने में सहायक होना। देखिए उच्च स्तर जो संचालन है वो हमें मुख्य प्रवृत्ति क्या है वो तो हमें वो बताते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो भी निर्णय लेना है तो यहाँ पर मध्य स्तर संचालन में सभी अधिकारी वर्ग का समावेश होता है, तो ये निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। इसके आगे जो अगला पॉइंट है वो दिया गया है निम्न स्तर संचालन, जिसे बॉटम लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब सबसे निचला स्तर। तो संचालन के इस स्तर में किसका समावेश होता है, निरीक्षक, जॉबर्स, फोरमैन इत्यादि का समावेश होता है। और निम्न स्तर संचालन को निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं। संचालन के उच्च स्तर के द्वारा लिए गए निर्णय और नीति के अमलीकरण का कार्य इस स्तर पर होता है, जिससे संचालन के इस स्तर को हम कार्यकारी स्तर के रूप में भी जानते हैं। मतलब निम्न स्तर संचालन जो है इसे हम निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं और इसे हम कार्यकारी स्तर के रूप में भी जानते हैं। मतलब इन शॉर्ट इसके दो नाम हम याद रखेंगे कि निम्न स्तर संचालन जिसे हम निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं और इसे हम कार्यकारी स्तर के रूप में भी जानते हैं। यह स्तर कार्य कर रहे निरीक्षकों के संचालन का प्रतिनिधि है। इस स्तर में संचालन का कार्य अल्प
और प्रबंध का कार्य अधिक होता है। मतलब ये जो निम्न स्तर का संचालन है, इसमें हम संचालन नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि उच्च स्तर संचालन के द्वारा जो भी काम हमें दिया गया है वो काम हम करते हैं। मतलब हम प्रबंध का कार्य करते हैं, निर्णय लेने का कार्य नहीं करते हैं। तो निम्न स्तर संचालन के भी कुछ कार्य दिए गए हैं जिसे हम देखते हैं। पहला दिया है श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करना। मतलब निम्न स्तर संचालन में क्या हो रहा है कि जो श्रमिक, जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है उसका निरीक्षण करना। दूसरा, श्रमिकों में अनुशासन और उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना। तीसरा, अपने विभाग के दैनिक कार्यों का आयोजन करना। चौथा है कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। उदाहरण के रूप में जो स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि जैसे काम निम्न स्तर संचालन में होते हैं। आगे दिया है अपने विभाग के कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूचनाएं, आदेश और कार्यक्रम प्राप्त करना। क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उसे कैसे पता चलेगा कि उसे क्या काम करना है, तो वो अपने विभागीय अधिकारियों से ये सूचना और आदेश को प्राप्त करके उसके अनुसार कार्य करेंगे। छठा है यंत्रों की व्यवस्था, यंत्र विन्यास, यंत्रों की मरम्मत और सुरक्षा के कार्य करना। इस तरह का प्रश्न आता है एमसीक्यू में भी और एक एक वाक्य में भी आता है कि यंत्रों की व्यवस्था का कार्य किस स्तर पर होता है, कि यंत्रों की व्यवस्था का कार्य संचालन के किस स्तर पर होता है, तो उसका उत्तर होगा निम्न स्तर पर। 7वां पॉइंट है श्रमिकों को कार्य करने के लिए साधन सामग्री, कच्चा माल आदि की पूर्ति करना। 8वां है कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का उचित समाधान करना। 9वां मुद्दा दिया है कि उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों का अमल करना। हमें यहाँ निर्णय लेना नहीं है, नीति बनानी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसका अमल करना है। और लास्ट पॉइंट है कि निम्न स्तर में होती विविध प्रवृत्तियों का विवरण, श्रमिकों के सुझाव और शिकायत मध्य स्तर को भेजना। तो इस प्रकार जो निम्न स्तर संचालन यह सबसे निम्न स्तर का संचालन है, फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्तर का सफल कार्य अर्थात संगठन के लक्ष्यों की सफल प्राप्ति जो समग्र संगठन को आधार प्रदान करता है। तो ये हमने बात की संचालन के विविध स्तर जो उच्च स्तर संचालन, मध्य स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन हैं। अभी हमने जो देखा कि संचालन के विविध स्तर, जो 3 स्तर हमने देखे, अब उन्हीं स्तरों के बीच में मतलब संचालन के उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के बीच में क्या अंतर है, वो अंतर हमें किताब में बहुत ही अच्छा दिया गया है। पेज नंबर 7 पे वो दिया गया है, तो हम उसका अंतर देख लेते हैं। तीनों अंतर एक साथ आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो अंतर का पॉइंट है कि उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर संचालन के बीच में अंतर, उसका पॉइंट है पहला कि संचालन और प्रबंध। दूसरा पॉइंट है समावेश, कि किस किस का समावेश इसमें होता है। तीसरा दिया है कि अधिकार और दायित्व, मतलब किस स्तर पे अधिकार सौंपा गया है और किस स्तर पे दायित्व। चौथा है संख्या। 5वां पॉइंट दिया गया है योग्यता। 6ठा पॉइंट है लक्ष्य और नीति निर्माण। 7वां पॉइंट है उत्तरदायित्व और 8वां पॉइंट है निर्णय। ये इसका पेज मैंने रखा है, आप उसमें डिटेल में अच्छे से उसको लर्न कर सकें, इसलिए मैंने उसका पेज वीडियो पे रखा है, वो आप देख लेना।